ओके, तो हम लोगों ने अभी तक जो आपका एप्पल पढ़ा था उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में राइपनिंग, स्टोरेज और आपका ग्रेडिंग, ये सारी चीजें भी कंप्लीट कर ली थी। उससे पहले हम लोगों ने प्रीमेच्योर लीफ फॉल, आपका रीप्लांट प्रॉब्लम, बाइनियल बियरिंग, लो प्रोडक्टिविटी इन एप्पल, उसके अलावा बैगिंग, कलर डेवलपमेंट, सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं। अब एप्पल के कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा चीजें बच नहीं गई हैं। आज हम लोग एप्पल के क्लास में अपन जो है कुछ एक दो इंटरकल्चरल ऑपरेशन, जैसे कि आप लोगों को बुक में देखने को मिलता है, स्कोरिंग एंड रिंगिंग, स्कोरिंग एंड रिंगिंग करते हैं एप्पल में करके पढ़ते हो ना कॉम्पिटिटिव बुक में, फिर कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये होता क्या है। तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अपन जो है नेक्स्ट अपन जो है डिस्कस करेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स पे, जो वन लाइनर पॉइंट्स है ना, जो आपके आपका ग्लस्टर्स इंस्टेंट का छूट जा रहा है, उसको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव बुक्स को पढ़िए और वहां से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो ऑब्वियसली मेरे से छूट जाएंगे, उसको कवर करिए। ठीक है, तो जितना मैं कवर कर पाऊंगा वो अपन यहाँ पे कवर करेंगे, बाकी आपको भी बुक से थोड़ी बहुत कवर करनी है। तो ये दो चीजों पे आज हमारा फोकस रहेगा। इसके अलावा इंसेक्ट डिजीज पे करेंगे। लास्ट क्लास जब चल रही थी तो शायद कोई कुछ डाउट पूछा हुआ था और नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, ऐसा कुछ हुआ था क्या? किसी का कोई डाउट था क्या? सर वो कोई एमए डाउट है? स्टोरेज में कुछ पूछ रहे हाँ, थे। हाँ, कोई एमए स्टोरेज का क्वेश्चन पूछा हुआ था क्या? कौन, हर्ष थे? हर्ष है क्या क्लास में अभी? नो सर। चलिए ठीक है, वो जिस टाइम पे क्लास में आएंगे तो अपन एमए स्टोरेज पे डिस्कशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज अपन जो है फिर एप्पल को थोड़ा सा मूव करते हैं। एप्पल में अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो एप्पल में एक दो इंटरकल्चरल ऑपरेशन छूट गए थे, पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। दो टर्मिनोलॉजी आता है, एक होता है जिसे कहते हैं स्कोरिंग और दूसरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिंगिंग। एप्पल में स्कोरिंग और रिंगिंग क्या होता है, क्योंकि आप लोग जब भी कॉम्पिटिटिव बुक पढ़ोगे तो वहां पे स्कोरिंग रिंगिंग का डिस्कशन कहीं ना कहीं होता है ना। तो देखो क्या होता है, ये मान के चलो एक ब्रांच जा रही है, ठीक है। अब ये ब्रांच जा रही है और इसमें मैंने ये ब्लेड चला दिया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्लेड चला के इसमें एक कट लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल जनरली क्या होता है, लोग अपना हाथ पर काट लेते हैं, ऐसे एक छोटा सा कट मार देते हैं, फिर यहाँ से ब्लड फ्लो जो है रुक जाता है, ब्लड यहीं से बाहर आने लगता है। इस पार से ब्लड इस पार आ पाता है क्या, इस पार से इस पार? क्योंकि आपने तो वहां पे कट लगा दिया। तो पौधे में हम क्या करते हैं, या तो हम क्या करते हैं एक ब्लेड से एक ऐसा छोटा सा कट लगा सकते हैं, या तो एक कट यहाँ लगाए एक कट यहाँ लगाए, और बीच का ये जो बार्क है उसको हमने यहाँ से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये दो अलग अलग टाइप की चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? हो हो सकती सकता हैं, है। है ना। तो जब हम किसी एक पर्टिकुलर प्लांट में केवल एक कट लगाते हैं, देखो यहाँ पे हमने केवल और केवल ब्लेड को पकड़ा और ऐसे इसके ऊपर कट लगाया, ना हमने कोई बार्क छीला ना कुछ, केवल एक कट लगाया। तो जब हम केवल एक कट लगाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कोरिंग कहते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे कट लगाओगे तो इस पार का कनेक्शन इस पार से टूट जाएगा, इस साइड का जो भी कनेक्शन है, वेस्कुलर कनेक्शन जो भी है फ्लोयम का, वो इस पार के फ्लोयम के कनेक्शन से छूट जाएगा। क्योंकि बार्क में कट लगाओगे तो बार्क में तो फ्लोयम ही होता है ना, जाइलम तो अंदर में होता है, सेंटर में होता है, ये चीज तो सबको पता है ना। तो क्या होता है जब हम लोग एक यस ब्लेड का कट लगाते हैं तो इस पार का फ्लोयम का कनेक्शन इस पार के फ्लोयम से टूट जाता है। सिमिलरली जब हम जो है एक लंबा चौड़ा सा स्ट्रिप रिमूव कर देते हैं, इस केस में भी इस पार के फ्लोयम का कनेक्शन इस पार के फ्लोयम से टूट जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पास एक बारीक कट लगा रहे हैं और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थिक कट लगा रहे हैं। ये चीज समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। समझ पा रहे हैं? तो चाहे स्कोरिंग हो चाहे रिंगिंग हो, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम कट लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ ऑन द ट्रंक ऑफ ट्री। किसी भी ट्री के ट्रंक में हम लोग क्या करते हैं, नाइफ के हेल्प से क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं। अब ये कट अगर सिंगल कट है तो क्या कहलाएगा, स्कोरिंग कहलाएगा एप्पल में। और एक स्ट्रिप ऑफ बार्क को रिमूव कर दिया दो तीन कट, दो कट लगा के, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिंगिंग कहेंगे। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? यस यस सर। अब मान के चलो ये सर आपका एक बार और हाथ में पूछिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं? सर डिफरेंस एक बार बताइए ना। देखो आपका जो है स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, आपने ब्लेड पकड़ा और ऐसे एक बार चला दिया बस, तो क्या हुआ, यहाँ पास एक कट लग गया, इसे क्या कहेंगे, स्कोरिंग।
आपने एक ब्लेड पकड़ा और यहाँ पे एक बार चलाया, यहाँ पे एक बार चलाया, और बीच में ऊपरी छाल जो है, ऊपरी जो बार्क है, उसको यहाँ से उखाड़ दिया, इसे हम क्या कहेंगे? रिंगिंग। तो इसमें कोई बार्क वार्क नहीं उखाड़ रहे, केवल कट लगा के कनेक्शन को खराब कर रहे, इस पार का कनेक्शन इस पार से तोड़ रहे हैं बस। और यहाँ पास भी अपन कनेक्शन तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पास स्ट्रिप ऑफ बार्क को रिमूव करके। तो ये स्कोरिंग और रिंगिंग में बेसिक डिफरेंस है। सिंगल कट वाला स्कोरिंग कहलाता है और लंबा स्ट्रिप जो है रिंगिंग कहलाता है। समझ में आया ये चीज? यस सर। चलो मैं आप लोग को एक काम करता हूँ, एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ। लिखिए, स्कोरिंग लिखिए। स्कोरिंग क्या होता है? प्रोसेस प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ single cut, process of making a single cut with a knife, process of making a single cut with a knife completely around the ट्री ट्रंक के आसपास जब हम लोग एक ऐसा रिंग में कट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्कोरिंग कहते हैं। यहाँ पास ये केवल कट किया जा रहा है, कोई बार्क वार्क नहीं रिमूव कर रहे हैं, केवल आप एक बार ब्लेड को या नाइफ को उसके ऊपर चला रहे हैं। ठीक है। कट कहाँ पे होना चाहिए? कट शुड बी बिटवीन द सॉइल एंड द लोएस्ट स्केफोल्ड। मतलब यहां से ऐसे करके ब्रांचेस निकलती है ना, तो ये जो सबसे नीचे वाला ब्रांच है उसके और मिट्टी के बीच में आपको कहीं पे एक जगह पे कट लगाना होता है। यहां तक का चीज क्लियर है? ये क्या होता है आपका? स्कोरिंग होता है। समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। ठीक, वहीं पे रिंगिंग लिख लीजिए। रिंगिंग क्या होता है? सिमिलर, इट इज सिमिलर टू स्कोरिंग, स्कोरिंग के जैसा ही होता है, बट द कट इज मोर सीवियर। बट इसमें जो कट लगाते हैं वो ज्यादा सीवियर लगाते हैं। सीवियर का मतलब क्या हुआ? ब्रैकेट में लिखना, अ रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड। अब देखो, उसमें कहीं पे बार्क रिमूव नहीं कर रहे थे, पर यहाँ पे अ रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड, वेयर एज, जबकि नो, वेयर एज ओनली अ सिंगल कट was given in रिंगिंग, जबकि रिंगिंग में केवल और केवल एक सिंगल कट दिया गया था। समझ पा रहे हैं इस चीज को सभी लोग? सॉरी, यस स्कोरिंग। सर। यहाँ पे रिंगिंग हो गया ये। तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में? अब यस ये सर। जो प्रोसेस होता है इसका वर्किंग समझिए कि इससे होता क्या है। ठीक लिख लिया सभी लोग? कुछ छूट गया? ठीक, चलिए। अब देखो, चाहे स्कोरिंग हो चाहे रिंगिंग हो, इनका फंक्शन क्या होता है, क्यों करते हैं, इससे होता क्या है? तो जैसे ही आप स्कोरिंग या रिंगिंग करोगे तो क्या होगा? ये क्या करेगा? मान के चलो ये आपका एक पर्टिकुलर ऑर्गन था, ये जा रहा था, अब इसमें आपने बीच में क्या किया? पहले ये ऐसे जुड़ा हुआ था, फिर आपने यहाँ पास कट लगा दिया, तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन यहाँ पे टूट गया कि नहीं टूट गया? तो इस पार से इस पार या इस साइड से इस पार जो खाना जा रहा था वो क्या हो गया? रुक गया। तो ये करता क्या है? इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट। रूट से शूट की ओर जो न्यूट्रिएंट जा रहा था उसको, न्यूट्रिएंट तो खैर जाता ही है, इट ब्रेक्स द फ्लो ऑफ फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट यानी कि फूड, एंड ग्रोथ रेगुलेटर। ग्रोथ रेगुलेटर जो फ्लोएम से ट्रेवल करते हैं बिटवीन ट्री कैनोपी एंड रूट। लिखिए इसको,
सर बोलिए। सर हाँ हाँ स्कोरिंग के बताइए। बाद स्कोरिंग के बाद से थोड़ा सा स्लाइड दिखाओगे क्या? स्कोरिंग के बाद से कौन सा वाला? यही रिंगिंग वाला ही सर। ये देख लीजिए। तो देखो होता क्या है, ये मान के चलो एक ऐसा पौधा है, ठीक है। अब इस पौधे में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फूड मटेरियल पूरा बन रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक कट लगा दूंगा। अब यहाँ पे एक कट लगाऊंगा तो ऑब्वियसली यहाँ से इस पार का आने का जो खाने का फ्लो है वो रुक जाएगा। तो ये खाना धीरे धीरे यहीं पे जमा होगा और ये रूट की ओर जाना बंद कर देगा। जब ये खाना रूट की ओर नहीं जाएगा तो ये खाना जो है, पहले कौन यूज करता है इस खाने को? कहीं ना कहीं रूट्स यूज करते हैं ना। और रूट जो है इन खाने को यूज करता। अब क्या करता है, ये खाना पूरा यहीं पे जमा होने लगता है और इस खाने को अब ऊपरी वाला जो हिस्सा है वही यूज करता है। और ये खाने का उपयोग फिर आगे चल के फ्रूट सेट को बढ़ाने के लिए, फ्लावर बड के प्रोडक्शन के लिए, इस टाइप की चीजों के लिए पौधा जो है करता है। तो अल्टीमेटली फ्लावर बड प्रोडक्शन, फ्रूट सेट को बढ़ाने के लिए, इस टाइप की चीजों के लिए हम क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है सभी लोगों को? और चूंकि फ्लावर और फ्रूट सेट बढ़ता है तो इसका ग्रोथ जो है, वेजिटेटिव ग्रोथ है, वो भी रिड्यूस होता है। तो ये दो तीन चीजें के लिए हम लोग जो है स्कोरिंग करते हैं। समझ में आ रहा है क्या क्या फायदा मिलता है, फंक्शन इसमें क्या करता है, ये काम क्या करता है? ये फ्लो ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी फोटोसिंथेट यानी कि फूड मटेरियल है, उसको कैनोपी से रूट की ओर जाने से रोक देता है। इससे बेनिफिट क्या मिला? बेनिफिट ये मिला कि ये क्या करता है, इनहेंसेस फ्रूट सेट, फ्रूट सेट को इनहेंस करता है। दूसरा, इंक्रीज द फ्लावर बड फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट सीजन के लिए फ्लावर बड का फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, ये लिख लीजिए। कब करना चाहिए, टाइमिंग क्या होना चाहिए स्कोरिंग का? तो टाइम क्या होता है, इसको जनरली हम लोग जो है फ्लावरिंग के टाइम में करते हैं। ठीक है, इट शुड बी प्रैक्टिस्ड विद इन 10 डे ऑफ पेटल फॉल। पेटल फॉल जब स्टार्ट होता है उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये स्कोरिंग की टेक्निक को प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, इसके बाद इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो समझ में आ रहा है स्कोरिंग क्या है? स्कोरिंग कुछ नहीं है, कट है। कट लगाने से क्या होता है, फूड का फ्लो नीचे जाना रुक जाता है और वो सारा फूड मटेरियल ऊपर में उपयोग होता है। समय के साथ साथ जैसे आपके शरीर में कट लगता है तो धीरे धीरे उसमें हीलिंग होती है ना, और ऑटोमेटिकली वो कट जो है एक दिन ठीक हो जाता है। वैसे ही समय के साथ साथ धीरे धीरे ये कट में हीलिंग की प्रोसेस होती है और ये फिर से जुड़ जाता है और खाना का प्रॉपर फ्लो बन जाता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैंने कट लगा लिया तो पौधे का क्या होगा। महीना भर में वो कट नॉर्मल हो जाता है और पौधे में फ्लो होना चालू हो जाता है फूड। बट उस महीने भर के टाइम में आपको जो इफेक्ट चाहिए होता है वो आपको दिख जाता है। ठीक है, समझ में आया स्कोरिंग का काम? समझ यस आया सर। कि नहीं आया जी? यस सर। सर हाँ ये बोलिए। स्कोरिंग और रिंगिंग में कंप्लीटली फ्लो रुक जाता है या फिर पार्शियली रुकता है? फ्लो तो पूरा ही रुक जाता है। ठीक है, फ्रूट का फ्लो पूरा ही रुक जाएगा क्योंकि आप पूरा ही बार्क में कट कर रहे हैं। आपको किस सिवियरिटी में आपको वो चीज चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है फिर स्कोरिंग और रिंगिंग। अब जैसा कि हमने देखा, स्कोरिंग किया, हमने कट लगाया। अब ऑब्वियसली केवल एक सिंगल कट लगाया हो तो इसको भरने में अगर मान के चलो 15 दिन लगते हैं तो 15 दिन के लिए बस फ्रूट का जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है वो रुका हुआ था। आपको कुछ ऐसा रिजल्ट चाहिए कि 30 दिन 40 दिन के लिए फूड का फ्लो रुक जाए, तो आप क्या करोगे, सिंगल कट ना लगा के एक इतना मोटा बार्क को ही रिमूव कर दोगे। तो जब आप इतना मोटा बार्क को रिमूव करोगे तो इसको बनने में 15 दिन लग रहा है, तो हो सकता है इसको बनने में 30 या 45 दिन लगे, हो सकता है ना। तो जब आपको ज्यादा सीवियर रिजल्ट चाहिए तब आप क्या करते हो, रिंगिंग करते हो। इसीलिए प्रोसेस और फिनोमेना सेम उसी की तरह है, ये भी खाने को रोकता है, इससे भी सेम रिजल्ट आते हैं। पर जब आपको ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए, मोर इफेक्टिव रिजल्ट या मोर पोटेंट रिजल्ट चाहिए, तब आप जो है रिंगिंग की ओर जाते हो। यही डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? कब करते हैं रिंगिंग? जब हमको ज्यादा इफेक्टिव चाहिए। इसमें भी ग्रोथ स्लो करेगा, फ्रूट सेट को बढ़ाएगा, फ्लावर बर्ड इनिशिएशन होगा, सेम चीज होगा। बट इसमें जो है हम लोग जो है ज्यादा सीवियर कट करते हैं। समझ में आ रहा? यस सर। सर हाँ बोलिए।
सर वो फंक्शन वाला एक बार बताओगे क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रही। इसमें कुछ नहीं है, ये नेट फंक्शन का मतलब क्या है कि ये जो है न्यूट्रिएंट के फ्लो को रोकता है। ऊपर में ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधे की पत्तियों के द्वारा जितना खाना बना रहेगा उसको रूट में जाएगा तो रूट एब्जॉर्ब करेगा, रूट ना ग्रोथ करेगा। रूट के ग्रोथ से बहुत ज्यादा फायदा है नहीं। तो हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ पास इसके नीचे जाने वाले प्रोसेस को रोक दें, जिससे कि क्या हो, सारा खाना ऊपर लीफ वाले और ब्रांचेस में ही जाए और फ्लावर बड डिफरेंशिएशन, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट सेट ये बढ़ जाए। यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। इसी को हम लोगों ने सिंचरिंग के नाम से पढ़ा था, जिसमें ऐसा ही कुछ फिजियोलॉजी परसिमोन में। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है और बाकी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। ठीक है, यस सर। क्लियर है सभी लोगों को? सर ये कैनोपी एंड क्या लिखे है? कहाँ पे? कैनोपी एंड रूट, ट्री कैनोपी एंड रूट। तो ये आपको दो चीज स्कोरिंग एंड रिंगिंग करके है, इसको आपको जानना था, ये आप लोग को याद रखना है। और एक ना मैं आप लोग को नाम बता रहा हूँ, इसको याद कर लो। IN लिख लो, आइस न्यूक्लिएशन बैक्टीरिया। क्या होता है, यूट्यूब में अगर आप ये सर्च करोगे तो देखोगे कि एक गिलास पानी ऐसे लेते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में, उसमें एक बैक्टीरिया को डालते हैं, 2 सेकंड के अंदर ये बैक्टीरिया, ये जो पानी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बर्फ या आइस में। दुनिया में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि आइस बनाने का काम करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में भी, इनको 0 डिग्री सेल्सियस की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो नॉर्मल टेम्परेचर में भी आइस न्यूक्लिएश आइस का फॉर्मेशन कर दे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आइस न्यूक्लिएशन बैक्टीरिया। इसके कुछ एग्जांपल लिख ले रहोगे कि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसका क्वेश्चन आएगा। एक होता है अर्विनिया, दूसरा होता है सुडोमोनास, नाम सुने हो ना, सुडोमोनास, अर्विनिया, जेंथोमोनास। ये जीनस के जो फंगस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, सॉरी, इनके अंदर खासियत होती है कि ये पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इनके स्किन में एक दो अमीनो एसिड पाए जाते हैं। क्या क्या अमीनो एसिड पाए जाते हैं? थेरोनिन और सेरीन करके अमीनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन जैसे ही पानी में जाता है, पानी के जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसको बदल देता है, जिससे कि वो तुरंत बर्फ का फॉर्मेशन करता है। तो इस टाइप की बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में भी बर्फ का फॉर्मेशन करे या सब जीरो टेम्परेचर में बर्फ का फॉर्मेशन करे, उन्हें हम आइस न्यूक्लिएशन बैक्टीरिया कहते हैं। ये जनरली हमारे एप्पल या टेम्परेट क्रॉप के प्लांट्स को अटैक करते हैं, उनको अटैक करके बर्फ बना के मार देते हैं और उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट होता है उसको ये खुद एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस टाइप के भी बैक्टीरिया होते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं पूछेगा, बट आपको ये जरूर पूछ सकता है कि आइस न्यूक्लिएशन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताओ। तो अर्विनिया, सुडोमोनास या जेंथोमोनास आप याद रखेंगे। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस सर। यस ठीक सर। है, इसका कई सारा उपयोग भी है। आप लोग देखते हो कि स्नो वर्ल्ड बना रहता है, आर्टिफिशियल आइस बना के रखे रहते हैं, आर्टिफिशियल स्नो बना के रखते हैं। रायपुर में भी था, शायद किसी ने तो देखा होगा। तो ये सब इन्हीं बैक्टीरियाज का उपयोग करते हैं। फूड को फ्रीजिंग करने के लिए भी इनका उपयोग होता है। तो इनके कई सारे उपयोग हैं। ठीक है, इनके कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का चीज क्लियर है सभी लोगों को? यस समझ में आ रहा? यस सर। अगर पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लीजिए, सुडोमोनास सिरिंजे का कोई एक आध स्पीसीज है, ये आइस न्यूक्लिएशन बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग लिखना चाहो तो सुडोमोनास फ्लोरासेंस, सुडोमोनास फ्लोरासेंस है, अर्विनिया हर्बिकोला है। ये सब कुछ स्पीसीज हैं जो कि आइस न्यूक्लिएटिंग काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज क्लियर है? सर, सेकंड क्या लिखे हैं? सुडोमोनास फ्लोरासेंस, फ्लोरासेंस पढ़ते हो ना, वही है। स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकता है, कोई आप लोग उसको एक बार चेक कर लीजिएगा।
हो गया? यस सर। ओके। यस सर। अब देखो, ये जो कुछ दो चार पॉइंट जो छूट रहे थे वो थे। इसके अलावा आज अपन आप लोग का इंसेक्ट एंड डिजीज को डिस्कस करेंगे। इंसेक्ट एंड डिजीज के अलावा आप लोगों को मैंने कहा था रूट स्टॉक एंड डिसऑर्डर को पढ़ के रखना। आप लोगों ने पढ़ा इंसेक्ट रूट स्टॉक और डिसऑर्डर को? यस सर। यस पढ़ सर। लेना, उसका नोट्स बना लो भैया। जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे वो चीज समझ में आना चाहिए। कल अपन उसको डिस्कस करना चालू करेंगे, ठीक है? इंसेक्ट और डिजीज की बात करें तो इसको थोड़ा शॉर्ट में अपन निपटेंगे। सबसे पहले आप लोग इसके डिजीज को कुछ नोट कर लीजिए। डिजीज में अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है एप्पल स्केप। एप्पल स्केप जिसका बॉटनिक, जिसको कॉज करने वाला कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? वेंचुरिया इनएक्वेलिस, ठीक है? वेंचुरिया इनएक्वेलिस इसको कॉज करता है। एप्पल स्केप का सिम्टम आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है? एप्पल स्केप जो है एक फंगल डिजीज है, इसको फंगस कॉज करता है। सबसे पहले इसको अम्बरी ट्री में देखा गया था। सबसे पहले अम्बरी वैरायटी में देखा गया था। कहाँ? कश्मीर में। कश्मीर की जो घाटी होती है ना, कश्मीर वैली, वहां 1930 में सबसे पहले देखा गया था। फर्स्ट इन अम्बरी ट्री कश्मीर वैली 1930 में देखा गया था, ठीक है? तो इसमें सिर्फ आपको बॉटनिकल नेम याद रखना है, दूसरा बहुत बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। दूसरा आता है पाउडरी मिल्ड्यू, पोडोस्फोरा ल्यूकोट्राइका। पोडोस्फोरा ल्यूकोट्राइका याद रखेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू से याद आया, एक क्या म्यूसिकोला करके रोज में कौन सा है? स्पेनोथिका पेन्नोसा। और एक और क्या है? एक ब्लैक ब्लैक समथिंग होता है और एक पाउडरी मिल्ड्यू है आई थिंक। दोनों के बीच में रोज का डिजीज और बहुत कंफ्यूज करता है। वो रोज में जो है ना, वो कंफ्यूजिंग वाले का एकदम याद रखना। उसको कंफ्यूज करने के लिए सीटी या फिर जीआरएफ दोनों में पूछ सकता है। आप लोगों को फ्लोरिकल्चर में मैम ने बताया होगा ना, फ्लोरिकल्चर में रोज के क्या क्या डिजीज है बताइए? एक ब्लैक स्पॉट है और एक पाउडरी मिल्ड्यू है शायद। डायबैक। डाईबैक है, हाँ हाँ, एक डाईबैक है और एक ब्लैक समथिंग कुछ है ना। तो वो दोनों नाम के बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है। उसे जरा एक बार आप लोग ध्यान में रखने का, मुझे याद नहीं है बट आप लोग ध्यान में रखना उसको, ठीक है? तीसरा डिजीज सर ये आता लिक्विड है, टीका है ना? हाँ ल्यूकोट्राइका है। नेक्स्ट आता है फायर ब्लाइट। अगर एप्पल में फायर ब्लाइट की बात करें तो इसको कौन कॉज करता है? अर्विनिया एमाइलोवोरा लिख लीजिए, ठीक है? ये फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है, आप लोग को पता होगा। फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज है जो कि कहाँ पे मिला था? पियर में मिला था। सबसे पहले किसमें देखा गया था इसको? पियर ऑर्चर्ड में देखा गया था। ऐसा है कि सबसे पहले इसको पियर में देखा गया था, केंट इंग्लैंड में 1957 में। ये नोट करके रखिएगा। चौथा इसमें आता है क्राउन गॉल। क्राउन गॉल का कॉजल ऑर्गेनिज्म आप लोग को याद होगा आई थिंक, सभी जगह पे एक ही होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। क्या खासियत है इसका, किसी को आइडिया है? क्या सर खासियत है इसकी? बायोटेक्नोलॉजी में सर सर जेनेटिक वेक्टर के रूप में यूज करते हैं सर। सर जेनेटिक हाँ क्या बोल रहे मॉडिफिकेशन हैं? में। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ये अपने होस्ट प्लांट के डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाता है और ये उसके डीएनए को ऑर्डर देता है कि चल अब मेरे लिए तो ट्यूमर बना। इसी को ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं ना। यस इसकी सर। इसी खासियत को देखते हुए इसे एज एन वेक्टर यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। याद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है? तो याद रखेंगे क्राउन गॉल का बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। पांचवा डिजीज आता है पिंक डिजीज। अभी तक तो आप लोग को इसका नाम याद हो जाना चाहिए। पिंक डिजीज कौन कॉज करता है बताइए? कॉर्टिकम साल्मोनिकलर। कॉर्टिकम सोलमोनी कलर। पिंक कलर के स्पोर्स देखने लगते हैं डिजीज के सीवियर स्टेज में, इसलिए इसे हम लोग पिंक डिजीज कहते हैं। साल्मोनी कलर, सोलमोनी कलर लिख लीजिए। और इसमें एक और क्वेश्चन कहीं पे आया हुआ था कि रबरी वुड ये डिजीज होता है एप्पल में। इसका बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। ये किसके कारण होता है? तो एमएलओ के कारण होता है, ये लिख लीजिएगा।
डिजीज नोट कर पाए सभी? देखो इसमें याद ही करने का है, रटने का ज्यादा है, इसको याद करना भैया सभी लोग। अर्वीनिया, इसी सर को रबरी फायर वुड का ब्लाइट। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर जो लास्ट टोटल दिखाए हैं वो क्या है? रबरी वुड एमएलओ के द्वारा कॉज होता है। फायर ब्लाइट को इसी में बर्निंग इफेक्ट दिखता है। बर्निंग इफेक्ट किसमें दिखता है? तो बर्निंग इफेक्ट इसी में दिखता है। शेफर्ड क्रूक सिम्टम पढ़े थे, याद है? यस सर। शेफर्ड यस सर। क्रूक सिम्टम याद रखेंगे। चलिए यहां तक हो गया, आगे बढ़े। ठीक, अब नेक्स्ट आता है इंसेक्ट। अगर एप्पल में इंसेक्ट की बात करें तो एक इंसेक्ट आता है सेंट जोस स्केल, आप सभी लोगों को पता होगा। सेंट यस सर। जोस स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे याद किए थे उस टाइम पढ़े थे ना, 4 एसपी मिलके भी इसको रोक नहीं सके। तो 4 मतलब क्या हो गया? क्वाड्रा एसपी, फिर डियोटस तो अपने आप आ गया, क्वाड्रा एसपी डियोटस परनीसियोसस, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। सेंट जोस स्केल को सबसे पहले फ्रांस में मतलब ये फ्रांस से हमारे यहाँ कश्मीर में आया था 1906 में। फ्रांस से कश्मीर आया था। अब कैसे याद करोगे? एस फॉर सेंट जोस, एफ फॉर फ्रांस। हमारे यहाँ पैरा एसएफ कमांडो होता है ना, यस सर। तो एस फॉर सेंट जोस, एफ फॉर फ्रांस। अब जैसे भी याद करो, मेरे को तो ऐसे ही याद है तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रांस से हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ था सेंट जोस स्केल, याद रखना, बॉटनिकल नेम पूछा जाता है। दूसरा था वूली एप्पल एफिड। आप लोगों ने फोटो देखा था, इसके स्किन में वुल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसे वूली एप्पल एफिड कहते हैं। इसे कैसे याद करोगे? तो भाई अरियोसामा वाला जो ट्रिक है, अरियोसामा लानी जीरम, इससे याद रखना आपका क्या, वुली एप्पल एफिड। ये इंग्लैंड से आया था। WWE, तो W फॉर वुली एप्पल एफिड और E फॉर इंग्लैंड, तो ये वहां से आया था करके याद रखेंगे इसे, ठीक है। इसके लिए एक प्रीडेटर का उपयोग किया जाता है, एफिलेनस मेली। एफिलेनस मेली ये इसके नेचुरल प्रीडेटर है। इसके कंट्रोल के लिए प्रीडेटर का उपयोग किया जाता है। तीसरा मेजर इंसेक्ट आप लोग को याद रखना है, कॉडलिंग मोथ। इसका नाम भी याद कर लो, जगह जगह पे मिलेगा ये नाम घूम घूम के। क्या था बताओ, याद किए थे? साइडिया पुमोनेला। साइडिया पोमोनेला, ये घूम घूम के नाम आता रहेगा तो याद ही कर लो। बताया था ना, ये जो है आपके जो सीड्स होते हैं उसको टनल कर देते हैं। तो साइडिया पोमोनेला यहाँ पे आ गया। इतनी चीजें आप लोगों को इंसेक्ट डिजीज में याद रखना। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, रूट रॉट, आर्मिनेलिया, मेलिया, बहुत सारे पढ़े थे ना हम लोग। वो सारी चीजें भी याद रखना है, बट वो कॉमनली आपको याद हो जाएगा इतना सारा पढ़ोगे तो। इसके अलावा कुछ 2-4 कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स जो आपके छूट गए थे वो मैं आप लोग को नोट करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कल रूट स्टॉक डिसऑर्डर पे डिस्कशन करेंगे, एंड आफ्टर दैट रूट स्टॉक डिसऑर्डर पे डिस्कस करने के बाद हमारा टारगेट रहेगा वैरायटी, क्योंकि उससे ज्यादा वेपल में और कुछ बच नहीं जा रहा है। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो नहीं बन पाएगा वो बताइएगा, बुक पढ़िए, जो चीज छूट गई है, वो जो चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ वो मुझे एक बार इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक, एप्पल के बारे में कुछ कॉम्पिटिटिव बुक जो आपके बुक से रह गई है वो वही है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है। आप लोग फास्ट फास्ट लिखते जाइएगा, क्योंकि इसमें केवल लिखने का, इसलिए इसको मैं लास्ट के लिए बचा के रखा था। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना। इंडिया में अगर अपन देखें हाईएस्ट प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कहाँ होता है हाईएस्ट? हिमाचल प्रदेश। प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में है क्या, कि जम्मू कश्मीर है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर। है ना, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जम्मू कश्मीर में। मैं एक बार रिसेंट डाटा और चेक करवा लूंगा। जम्मू कश्मीर है, और एरिया जो है हाईएस्ट वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है।
बार बार आप एक नाम सुनोगे EMRS, हालांकि ये भी रूट स्टॉक में हम लोग डिस्कस करेंगे। ईस्ट मेलिंग रिसर्च स्टेशन, कैंट इंग्लैंड में है, याद रखेंगे। ये जितना भी आप लोग सीरीज पढ़ते हो ना, वो सब यहीं पे आएगा। एप्पल को किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कहता है, बताने की जरूरत है क्या? किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कहते हैं, याद रखेंगे। इसके अलावा और क्या कहते हैं एप्पल को? सिंबल ऑफ हेल्थ। लिखिए, सिंबल ऑफ हेल्थ कहते हैं, सिंबल ऑफ हेल्थ कहते हैं। इंडिया में एप्पल बाउल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, जैसे हिमाचल धान का प्रदेश। कटोरा। हिमाचल एचपी। प्रदेश। लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश को एप्पल बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। एप्पल अपने आप में डेसिडुअस ट्री है, पतझड़ का मौसम आता है, हम सभी लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। यस सर। और एक यस। बहुत इंपॉर्टेंट नाम, थॉमस एंड्रयू नाइट्स, लिख लीजिए, थॉमस एंड्रू नाइट्स, जिन्हें फादर ऑफ फ्रूट साइंस भी कहते हैं, फादर ऑफ पोमोलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने एप्पल में ही सबसे पहला हाइब्रिड बनाया था। लिख लीजिए, इन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ नॉन पेरेंट, नॉन पेरेंट के फर्स्ट हाइब्रिड को किसने बनाया था? टीए नाइट ने बनाया था इन एप्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। थॉमस एंड्रू नाइट, जिनको फादर ऑफ फ्रूट साइंस या पोमोलॉजी भी कहते हैं, इन्होंने फर्स्ट हाइब्रिड बनाया था फ्रूट में, ठीक है, थॉमस एंड्रयू नाइट्स में। और ओवरऑल अगर अपन देखें पूरे क्रॉप में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला हाइब्रिड किसने बनाया था? सबसे पहला हाइब्रिड क्यों क्या है वर्ल्ड का? सर थॉमस फेयरचाइल्ड ने बनाया था। थॉमस फेयरचाइल्ड ने, किसके किसके बीच में? स्वीट स्वीट विलियम, विलियम और स्वीट कॉर्नेलियस। विलियम एंड कार्नेशन। स्वीट विलियम इंटू कार्नेशन था क्या? जी सर, Yes, sir. 1770 में। 1717 में ऐसी कुछ था। क्या नाम था यस इस सर। हाइब्रिड का? फेयरचाइल्ड म्यूल। फेयरचाइल्ड कुछ था, हाँ, थॉमस म्यूल। फेयरचाइल्ड म्यूल, है ना। इसको किसने बनाया था? थॉमस फेयरचाइल्ड ही नाम था क्या उनका? जो भी नाम था एक बार आप लोग चेक कर लेना। वर्ल्ड का जो सबसे पहला हाइब्रिड है, अभी जब आप लोग कार्नेशन पढ़े होंगे तो शायद मैम ने आपको इन्फॉर्म किया होगा, उस वर्ल्ड का जो सबसे पहला हाइब्रिड है वो इन्होंने बनाया था, स्वीट विलियम इंटू कार्नेशन, तो इसको याद रखना। वेयर एज फ्रूट का सबसे पहला हाइब्रिड थॉमस एंड्रू नाइट्स ने बनाया था। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। एप्पल में वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी पाया जाता है। अब फिर एक चीज को नोट करेंगे कि हमने कहा वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी पाया जाता है, इसका मतलब नहीं कि सारे वैरायटी में पाया जाता है। जिनमें पाया जाता है वो कौन से टाइप के हैं, तो वो वेजिटेटिव हैं। ये किस में पाया जाता है? तो एप्पल, पियर, ठीक है, लोक्वाट, इसके अलावा बनाना का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, पाइनएप्पल और फिग। फिग में कौन सा फिग? कॉमन फिग, कॉमन फिग। इतने में वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एप्पल में और क्या पाया जाता है? कॉम्पिटिटिव पॉइंट इंपॉर्टेंट, गैमिटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, लिख लीजिए। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? रिकरेंट एपोमिक्सिस, हालांकि ये आपके कल्टीवेशन में कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इसमें क्या पाया जाता है? टर्मिनल मिक्स्ड बड, नोट करते जाइए। ये लॉन्ग डे प्लांट है कि शॉर्ट डे? लॉन्ग डिफरेंस। लॉन्ग डे। लॉन्ग डे प्लांट। अगर मैं मेजर एसिड की बात करूं तो इसमें मेजर एसिड क्या पाया जाता है? सर्विटोल। वो तो मैलिक शुगर एसिड। है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। है ना। मेजर शुगर की बात करूंगा तब आप क्या लिखोगे? सॉर्बिटॉल, ठीक है।
इससे एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनता है, क्या नाम है? साइडर। साइडर। साइडर, इससे क्या बनाया जाता है? एप्पल साइडर। 4 to 6% अल्कोहल होता है। कुछ पूछ रहे क्या? सर साइडर ग्रीन एप्पल से बनता है, ये सभी एप्पल से? साइडर का डेफिनेशन अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका में जब आप जाओगे तो एप्पल का अनफिल्टर्ड जूस को भी साइडर कहते हैं। तो आप किसी भी एप्पल से बना सकते हो, पर इसका जो डेफिनेशन है और इस वर्ड का यूज जो है अलग अलग कंट्रीज पे अलग अलग जगह पे यूज है। कहीं पे फिल्टर्ड जूस को एप्पल के साइडर कहते हैं, कहीं अनफिल्टर्ड को कहते हैं और कहीं फर्मेंटेड को कहते हैं। तो डिपेंड करता है वो किस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। यहां तक हुआ। Yes. इसके अलावा अगर हम लोग इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट की बात करें तो कितना है चिलिंग रिक्वायरमेंट? 1000 से 1600 आवर्स। ठीक है, इसको सेक्स रेशियो कितना चाहिए? तो कितना पढ़े थे, 1:2 या फिर 33:66। 67 है ना। सेंटर फ्लावर ऑफ इनफ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं? सेंट्रल फ्लावर ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इसको क्या कहते हैं? किंग फ्लावर। किंग फ्लावर लिख लीजिए। यही चीजें हैं जो आप लोग अभी पूरे डिटेल में पढ़े हो, यही आपके की पॉइंट्स में लिखा हुआ है। अगर मैं सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व की बात करूं तो कौन सा सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व है? सिंगल Single सिग्मा। sigmoid. तो लिख लीजिए सिंगल सिग्मोइड ग्रोथ कर्व। और किस में पाया जाता है तो लिख लो, एवोकाडो, पियर, लोक्वाट, ठीक है, बेल, ये सब में पाया जाता है। इसके अलावा अल्टरनेट बियरिंग हैबिट पाई जाती है। ये सब आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स है, ये लिखा हुआ है आपके बुक में, मैं बस आप लोग को एक रिकॉल करा रहा। कलर डेवलपमेंट करना है लोअर हिल में तो क्या करेंगे? कलर डेवलपमेंट इन बैगिंग। लोअर हिल्स। हाँ बताओ क्या कर सकते हैं? बैगिंग। Bagging. एक तो बैगिंग कर सकते हैं, दूसरा चीज क्या कर सकते हैं? इथेनॉल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक, इसमें फ्रूट सेट होता है टोटल 5%, ये लिख लो। फ्रूट सेट परसेंटेज है 5%। अगर मुझे सीड स्ट्रेटिफिकेशन करना है तो मैं क्या करूंगा? स्कैरिफिकेशन। हाँ, सीड स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे ना तो कितना टेम्परेचर में रखते हैं? चार से सात। चार 4 4 to से 7। 7 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 to 90 डेज। 90. हाँ, वाटर रिक्वायरमेंट का क्रिटिकल टाइम अप्रैल अप्रैल। अगस्त। अप्रैल टू अगस्त। अप्रैल टू अगस्त। ठीक है, उसको नहीं लिखा रहा फिर। हाई इथाइलिन लो, लो हाई इथाइलिन लो रेस्पिरेशन होता है इसमें, हाई इथाइलिन एंड लो रेस्पिरेशन कल ही डिस्कस किया हुआ था इसके ऊपर। इसके अलावा Yes, sir. अगर अगर इसमें जो इसमें एक रिंगिंग स्कोरिंग करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है रिंगिंग स्कोरिंग का? फूड मटेरियल स्टॉप हो जाता है जो कि क्वालिटी को बढ़ाता है फ्रूट फ्रूट क्वालिटी। सेट एनहेंस हाँ, करने के लिए। फ्लावर बड फॉर्मेशन बढ़ाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ रिड्यूस करता है, फ्रूट सेट को बढ़ाता है। ठीक है, बाकी लगभग कॉमन चीजें हैं। फ्लेवरिंग कंपाउंड, एप्पल में फ्लेवरिंग कंपाउंड क्या है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं नहीं पढ़ा पाया था। पेंटाइल वेल्वरेट लिख लीजिए, पेंटाइल वेल्वरेट फ्लेवरिंग कंपाउंड है। अरोमा, खुशबू के लिए कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है? अरोमा इन राइप एप्पल। अभी इसको आपको रटना ही पड़ेगा ना। तो अरोमा इन राइप एप्पल क्या है? इथाइल टू मिथाइल ब्यूटिरेट। वहीं पे अरोमा इन ग्रीन एप्पल हेक्सानल। ब्राउनिंग किसके कारण होता है? ब्राउनिंग इन एप्पल, इसको समझाने की जरूरत है क्या? कितने बार डिस्कस कर चुके हैं वैसे। पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज याद है एंजाइम? यस सर। लिख लीजिए पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। तो ये सारे कुछ कॉम्पिटिटिव पॉइंट है जो वहां पे नहीं दिया हुआ है। उसमें एक और चीज लिखा हुआ है
हाई साइटोकाइनिन टू लो GA3 जिब्रेलिन एंड ऑक्सिन लो ऑक्सिन, ये किसको प्रमोट करेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ या फ्लावरिंग? बताइए, हाई साइटोकाइनिन लो GA3 लो ऑक्सिन किसको प्रमोट करेगा, फ्लावरिंग या वेजिटेटिव ग्रोथ? सर इंड्यूस करता है वेजिटेटिव ग्रोथ को, नो? देखो एक बार अच्छे से पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाई साइटोकाइनिन लो GA3 लो ऑक्सिन, क्या आएगा, फ्लावरिंग या फिर वो वेजिटेटिव ग्रोथ? वेजिटेटिव ग्रोथ सर। फ्लावरिंग। जिब्रेलिन क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है कि फ्लावरिंग करता है? बताओ, इतना कहानी पढ़े हो जिब्रेलिन के बारे में, क्या समझे जिब्रेलिन से, क्या कैसे कैसे इफेक्ट है जिब्रेलिन के, बताओ। फ्रूट से फ्लावरिंग को बढ़ाता है ऐसा जिब्रेलिन? जिब्रेलिन फ्लावरिंग को बढ़ाता है। डूब हाथ हाथ में पानी वानी लो, तुम लोग बता रहा हूँ, नाक डुबाओ उसमें, 4 दिन से चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहा हूँ, और जिब्रेलिन के होने से फ्लावरिंग घटता है, इसीलिए फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए एंटी जिब्रेलिन डालते हैं, तभी तो पेक्लोब्यूट्राजोल, एससीडीएच ये सब डाले हो क्या? Yes. पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि बस कहानी सुन रहे हो? रिकॉर्डिंग देखे हो पुराना, जिनका जिनका क्लास छूटा था? कैसे, कहाँ है आप लोगों का क्लास का नोट्स? इतने दिन से पढ़ा रहा कि जिब्रेलिन जो है फ्लावरिंग को खराब करता है। कल जब वो पढ़ाया था अल्टरनेट बियरिंग, तो बताया था फ्रूट के अंदर सीड मौजूद होता है, इसी का जिब्रेलिन ब्रांच में होता है, तो अगले साल ये फ्लावरिंग को रोक देता है। जितने लोग मैंगो का क्लास किए हो, मैंगो में भी पढ़े हो कि जिब्रेलिन के होने से अगले सीजन में आने वाला फ्लावरिंग घट जाता है। तो यहाँ पे अगर जिब्रेलिन कम है, ऑक्सिन कम है और साइटोकाइनिन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फ्लावरिंग इंड्यूस करेगा ना ये। अगर हाई जिब्रेलिन होता तो फ्लावरिंग को रिड्यूस करता, हाई जिब्रेलिन होता तो वेजिटेटिव ग्रोथ करता, जिब्रेलिन होगा तब तो इंटरनोडल इलोंगेशन होगा और वेजिटेटिव ग्रोथ होगा क्या भैया? जिब्रेलिन ही नहीं है तो कहां से होगा, ऑक्सिन ही नहीं है तो कहां से होगा? इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि जिब्रेलिन प्रोमोटर, इसका ये मतलब नहीं कि जिब्रेलिन आया और ग्रोथ चालू हो जाएगा धड़ धड़। जिब्रेलिन हमेशा फ्लावरिंग में अपोजिट काम करता है, एंटी फ्लावरिंग कितने बार पढ़ चुके हो, समझ में आ रहा? Yes. तो फ्लावरिंग को रिड्यूस करता है, सॉरी फ्लावरिंग को इंक्रीज करेगा, ये वाला कंडीशन कब, जब जिब्रेलिन कम होगा। जिब्रेलिन ज्यादा होने से फ्लावरिंग रिड्यूस होता है, इस चीज को समझो, दिमाग में बिठा लो एकदम। इथाइलिन फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, इस चीज को भी दिमाग में बिठा लो एकदम, पीजीआर को लेके डाउट में मत रहो, नहीं तो यही चीज गलती कराएगा, इसलिए बोलता हूँ फिजियोलॉजी पे फोकस करो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। यस। अब आप लोगों को एप्पल के लगभग कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स इसमें क्लियर हैं। अगर इसी का उल्टा आ जाए, लो साइटोकाइनिन टू हाई जिब्रेलिन एंड हाई ऑक्सिन, अब क्या होगा बताओ? वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा सर होगा। वेजिटेटिव ग्रोथ वेजिटेटिव ज्यादा ग्रोथ होगी। जिब्रेलिन हाई है तो क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा और फ्लावरिंग रिड्यूस हो जाएगा। अगर इसी को अल्टरनेट बियरिंग के टर्म्स में पूछूं तो बताओ, इससे अल्टरनेट बियरिंग बढ़ेगी या घटेगी हाई जिब्रेलिन से? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी, क्योंकि तो फ्लावरिंग बढ़ेगी। घट जाएगी, है ना? तो इस टाइप से चीजें आपको याद रखना है। और अब आप लोग का कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स के नाम पे केवल क्या बच गया है, ब्रीडिंग रिलेटेड पॉइंट, वो जीन का कॉम्बिनेशन, और दूसरा चीज बच गया है आपका एक रसेटिंग है, वो मैं आप लोग को समझाऊंगा कल की क्लास में, और उसके बाद डिसऑर्डर और रूट स्टॉक, केवल इतना ही नोट करना है। और परसों की क्लास में वैरायटी लिख के एप्पल को यहीं पे फिनिश करेंगे। तो आप लोगों को एप्पल में जो भी पॉइंट छूट गए हैं, ऐसा लग रहा है या समझना है, तो आप एक बार बुक पढ़िए, जो चीज नहीं समझ में आएगी मुझे एक बार बताना, तो मैं आप लोग को वो चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, क्लियर है?
यस सर। जी सर। यस सर। ओके।